हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी का जो सेकंड पार्ट है वो आज हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब ये जो क्वेश्चंस हैं हमने जो लिए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जांपल्स में से हो सकते हैं या फिर एक्सरसाइज में से हो सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस लगे हमने, तो वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें लेने की कोशिश करी है। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे आर डी शर्मा हो, एम एल भार्गव हो, एम एल अग्रवाल हो, सी बी एस ई हैंडबुक हो, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल रहा है। तो आई होप आपको वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको लगातार मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोज़ आप ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है हमारे पास, कहता है इन ए हर्डल रेस ए प्लेयर हैज़ टू क्रॉस 10 हर्डल। एक हर्डल रेस हो रही है, ठीक है, जिसको बाधा दौड़ बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो रेस हो रही है उसमें आपको 10 हर्डल को क्रॉस करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज़ 5/6। जो हर्डल वो क्लियर कर देता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/6। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक आउट फ्यूअर देन 2 हर्डल, यानी वो 2 हर्डल से कम गिराता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना, ये फेलियर है। वैसे तो हर्डल वो क्रॉस कर रहा है, सक्सेस होनी चाहिए थी, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। हमारे क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक आउट फ्यूअर देन 2 हर्डल, मतलब वो 2 से कम हर्डल गिराता है। तो यहाँ गिराना जो होगा वो हमारे लिए सक्सेस है। तो ये हमें फेलियर दे रखा है, यानी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 5/6। तो सक्सेस कितनी हो जाएगी 1 - 5/6, यानी 1/6। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास n कितना है, n है आपके पास 10, क्योंकि 10 हर्डल है। और हमें कितनी गिराने को बोल रहा है कि फ्यूअर देन 2। फ्यूअर देन 2 का मतलब हो गया लेस देन 2 की आपको वैल्यू निकालनी है, यानी P0 और P1, यानी वो 0 हर्डल गिराता है या फिर 1 हर्डल गिराता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NC0, P की वैल्यू है 1/6 की पावर 0, और यह आ जाएगा 5/6 की पावर 10। ठीक है, प्लस 10C1, 1/6 की पावर 1 एंड 5/6 की पावर 9। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा खाली 5/6 की पावर 10। इधर इधर बचेगा आपके पास 10C1, 10 हो गया, 1/6 का मतलब 6 हो जाएगा नीचे, और 5/6 की पावर 9। तो 5/6 की पावर 9 आप निकाल लो कॉमन। यहाँ से बचेगा 5/6, यहाँ से बचेगा 10/6, 10 + 5 15/6 हो गया। आप अब इसको कैसे भी, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप इसको काट के भी छोड़ सकते हो। 3×5 = 15, 3×2 = 6। अब यहाँ 5 की पावर 10 हो जाएगा, और नीचे आपके पास 6 की पावर 9 इंटू में 12 हो जाएगा, इंटू में 2। और ये हो जाएगा। आप जैसे मर्जी मतलब इसको छोड़ सकते हो, पूरा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहता है कि ए मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.4। एक आदमी जो है वो अपना स्टेप आगे बढ़ाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। एंड बैकवर्ड विद द प्रोबेबिलिटी 0.6, और पीछे आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो अगर हम फॉरवर्ड को कंसीडर करें P, तो Q हो जाएगा 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप, जब वो 11 स्टेप अपने चल लेता है, यानी n की वैल्यू 11 है, तो ही इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो उससे 1 स्टेप दूर है। ये आपको, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब यहाँ पर ये मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसे कह रहा है, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, जब ये 11 स्टेप चल लेता है तो ये इससे 1 स्टेप के डिस्टेंस पर है। अब बात ये आती है कि 1 स्टेप का डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पर भी तो हो सकता है ना, पीछे भी तो हो सकता है। भाई उसने बस इतना बोला है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे वो 1 स्टेप दूर है। तो भैया 1 स्टेप दूर तो ऐसे, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो 1 स्टेप दूर तो इस साइड भी मैं हो सकता हूँ, या 1 स्टेप दूर तो मैं पीछे की साइड भी हो सकता हूँ। तो अगर मैं आगे की साइड चलता हूँ तो मतलब मैंने पहले फॉरवर्ड स्टेप किया, यानी पहले मैंने ये वाला स्टेप किया फॉरवर्ड।
ठीक है, फॉरवर्ड में गए आगे कितनी बार, 6 बार जाऊंगा, तो बैकवर्ड में आऊंगा 5 बार। ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड गया, देखो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आगे गए हम यहाँ पर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब इससे एक स्टेप के दूरी पर होंगे। या फिर ऐसे हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आप पहले पीछे गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आप आगे आए 1, 2, 3, 4, 5, अब भी स्टार्टिंग पॉइंट से आप एक स्टेप के डिस्टेंस पर हो। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं, तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप आपने आगे लिए और 5 स्टेप आपने पीछे लिए। ठीक है, और अगर इस केस में अगर हम चलते हैं, एक ही आपने पहले 6 स्टेप पीछे लिए और आपने 5 स्टेप आगे लिए, यहाँ पर 6 स्टेप आगे चले हम, यहाँ 5 स्टेप पीछे आए हम। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 स्टेप हम पीछे गए और 5 स्टेप हम आगे गए। तो यानी अगर हम फॉरवर्ड को पी लेके चल रहे हैं, तो इस वाले केस में यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और इस वाले केस में ये 5 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आपकी 6 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर आप p को, फॉरवर्ड वाले केस को अगर आप p लेके चलते हो, तो अगर आप बैकवर्ड वाले केस को p लेके चलते हो तो भी x की वैल्यू तो उतनी रहनी है। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो जैसे मर्जी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है p x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 5 की। n आपको 11 दे ही रखा है, p आपके पास 0.4 आ गया, इसकी पावर 6 और 0.6 की पावर 5 प्लस 11c5 0.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 6। 0.4 की पावर 5 आप कॉमन निकाल दो और 0.6 की पावर भी 5 कॉमन निकाल दो, यहाँ पर बचेगा 11c6। अब 11c6 की अगर वैल्यू निकालोगे और 11c5 की वैल्यू निकालोगे, दोनों की वैल्यू वैसे सेम रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ इसको, तो या आप अभी ऐसे लिखो 11c6, यहाँ पर आ गया आपके पास 0.4 की पावर 1, और जो 11c5 है मैं इसको भी 11c6 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर देना कि 11c6 और 11c5 दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.6 की पावर 1। ठीक है, ये रह गया। अब यहाँ से 11c6 भी आप कॉमन निकाल दो। अब वैल्यू अगर ऐसी ज़्यादा है तो इनको सॉल्व ना करके आप ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ 0.4 और 0.6 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका एक तरह से आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो आगे, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहता है कि एन अनबायस्ड डाइस टू डाई इज थ्रो अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड। एक अनबायस्ड डाइस है और उसको हमें तब तक फेंकते रहना है जब तक 3 बार 6 ना आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ द डाई। तो आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो तीसरा वाला 6 है वो 6th थ्रो में आ रहा है। तो इसका एक मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जो हमारा तीसरा 6 है, तो एक थ्रो हो गया, ठीक है, दूसरा थ्रो हो गया, तीसरा थ्रो हो गया, चौथा थ्रो हो गया, पांचवा थ्रो हो गया, छठा थ्रो हो गया। तो ये कह रहा है जो 6th वाला थ्रो है, इसमें 6th थ्रो में जो तीसरा 6 है वो आ रहा है मेरे पास। तो इसका एक मतलब क्या हुआ कि जो ये पहले 5 थ्रो थे, जो ये पहले 5 थ्रो हैं, इन 5 थ्रो के अंदर मुझे 2 6 मिल चुके हैं। तो इन 5 थ्रो के अंदर 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, और जो ये वाला थ्रो है, ये थ्रो तो ये एक ही है, इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 होगी। तो इसको, जो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, मतलब पहले तो हम ये निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6
इन फर्स्ट 5 थ्रो। तो ये आएगा आपके पास 5C2। 5 बार आपने थ्रो करा, 5 में से 2 बार आपके पास सक्सेस हुई, मतलब 6 आ गया। अब 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6, और फेलियर की हो जाएगी 5/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर होगी 3। तो 5C2 को सॉल्व करोगे आ जाएगा 10। यहाँ पर 5 की पावर 3 125, नीचे 6 की पावर 5 आएगा, तो ये 36 और यहाँ पर 216। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो अब हमें जो तीसरा वाला 6 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6। अब ये इसका जो नंबर है, नंबर तो इसका 6th थ्रो है, लेकिन है तो ये एक ही थ्रो। पहले 5 तो हमने अलग कर दिए, अब जो एक थ्रो बचेगा उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6th थ्रो, 6th 6 इन 6th थ्रो। तो ये आपके पास आएगा 1250 डिवाइडेड बाय 36 इंटू में 216 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो यहाँ से एक ही बार कटेगा मेरे ख्याल, ये यहाँ पर 5 पे कटेगा, मतलब ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। नीचे आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 इंटू में 3 और 216। तो 36 इंटू 3 108 होता है, 216 को 108 से मल्टीप्लाई कर लेना। 8 6 48, 8 4 12, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, और 2 जीरो आ रही है, जीरो आ रही है तो 2 एक प्लेस छोड़ दो। 216, 8 2 7 6 13, 2 और 1 3, तो आ जाएगा 23328। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि हाउ मेनी डाइस मस्ट बी थ्रोन सो दैट देर इज ए बेटर देन इवन चांस ऑफ ऑब्टेनिंग ए 6। ये बेटर देन इवन चांस का मतलब क्या हो गया कि अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस को थ्रो करने पर बेटर देन इवन चांस का मतलब है कि 50-50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आए, मतलब 1/2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आए, उसके 6 के आने के जो चांस है वो ज़्यादा बेटर रहे। तो एक तो हमारे पास ये आ गया कि जो भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होनी चाहिए। ठीक है, अब 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है आपके पास 1/6, और फेलियर आ जाएगा आपके पास 5/6। एन यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जो 6 आ रहा है हमारे पास वो एक या एक से ज़्यादा बार आए, मतलब डाइस को हमें कितनी बार थ्रो कर रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है। तो 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक या उससे ज़्यादा बार जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी बेटर देन इवन चांस, मतलब ग्रेटर देन 1/2 हो। जब हमने डाइस को थ्रो किया, डाइस एक पहली वाली डाइस पर 6 आ जाए, या दूसरी पर आ जाए, या चौथी पे आ जाए, पांचवी पे आ जाए, छठी पे आ जाए, हमें पता नहीं कितनी बार है, लेकिन हर बार जो चांस है वो ऐसा रहना चाहिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1/2 हो। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका यूज़ करते हैं। टोटल में से आप वो वाला चांस माइनस कर दो जिसमें 6 नहीं आ रहा, मतलब x = 0। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रेटर देन 1/2। इस 1 को उधर ले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, n हमें पता नहीं है, NC0, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर n, ग्रेटर देन 1/2 -1। तो इधर से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी यहाँ से रह गया -5/6 की पावर n, इधर से आ जाएगा ग्रेटर देन -1/2। माइनस माइनस आप दोनों हटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया। अब 5/6 का मतलब होता है, यहाँ पर इसको डेसिमल में आप निकाल लो ताकि आपको थोड़ा सा इसको करने में आसानी हो जाए। तो 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो 0 लगाएंगे, डेसिमल आएगा 6 × 48, फिर 6 × 18, अब ये चलता रहेगा तो 0.83, और इसकी वैल्यू होगी 0.5।
अब ये जो n है ना, ये कितना होना चाहिए ताकि इसकी वैल्यू इससे छोटी हो जाए। अभी तो ये वैल्यू बड़ी है ना, 0.8 है, ये 0.5 है। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर मैं इसको 0.8, खाली मैं 8 ही कंसिडर करके चलूँ, सपोज मैं इसको 8 ही कंसिडर करके चलता हूँ, नहीं डेसिमल में कम से कम 2 प्लेस तो हमें ले ही लेने चाहिए। एट एक एक डेसिमल से आप करोगे तो गलती होने के चांस है, तो बेटर है कि आप दोनों ही लो। अब 0.83 का अगर मैं स्क्वायर करूं, 3 × 9 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24, 8 × 64, 64 और 2 66, 9 4 4 8, 6 और 2 8, तो यह आएगा आपके पास 0.6889। इसकी वैल्यू अभी भी इससे छोटी नहीं हुई, इससे छोटी करनी है हमें, ठीक है, इससे छोटी करनी है। फिर इसको 0.83 से दोबारा एक बार फिर करो, 3 × 27, 3 × 8 = 24 और 2 26, 24 और 2 26, 3 × 18 और 2 20, 8 × 9 = 72, बचे 7, 8 × 64 और 7 = 71, बचे 7, 64 और 7 = 71, फिर बचे 7, 8 × 6 = 48 और 7 = 55, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 1 5 और 2 7 5। अभी भी वैल्यू इससे छोटी नहीं हुई, ठीक है। एक बार और करो, एक बार और करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.83 से, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 और 2 26, 3 × 7 = 21 और 2 23, 3 और 2 5, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 2 17, 8 × 7 = 56, 8 8 = 64, 64 और 5 69, 8 7 56, 6 62, बचे 6, 8 से 14, 8 7 56 और 1 57, 8 पंजे 40, 7 आ गया आपके पास, 8 पंजे 40 और 5 45, 1 6 6 12, 9 3 12 13, 5 2 7 8, 5 6 7 14, 5 6 7 4, ये आ जाएगा 0.4। यानी अब 4 बार जब हमने करा तो इसकी वैल्यू इससे छोटी हुई, तो n जो है वो एटलीस्ट 4 होना चाहिए। 4 से ज़्यादा जितना मर्जी हो, 5 6 7 8, जितना बढ़ाते जाओगे इसको उतना इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है एज्यूमिंग दैट हाउ द पॉपुलेशन आर कंज्यूमर ऑफ चॉकलेट सो दैट द चांस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए कंज्यूमर इज 1/2। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से आधी जो है वो चॉकलेट को पसंद करती है, बल्कि मैं तो कहूँगा इसमें आधी से बहुत ज़्यादा होगी जो चॉकलेट को पसंद करते हैं, ठीक है, मेरे जैसे कम ही होंगे। एंड एज्यूमिंग दैट 100 इन्वेस्टिगेटर ईच टेक 10 इंडिविजुअल टू सी वेदर दे आर कंज्यूमर्स। अब जो 100 इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने क्या करा, हर एक ने 10-10 इंडिविजुअल को लिया, ठीक है, और उन्होंने चेक करा कि भाई जो कंज्यूमर है वो चॉकलेट को पसंद करते हैं नहीं करते। तो हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 पीपल और लेस वर कंज्यूमर्स। तो हम कितने जो इन्वेस्टिगेटर है वो कितने होने चाहिए जो ये रिपोर्ट देंगे कि 3 या उससे कम लोग जो ऐसे हैं जो चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो 10 इंडिविजुअल को ले रहा है, तो एन की वैल्यू तो होगी 10, और ये आपको दे ही रखा है कि चॉकलेट को पसंद करने वाले आधी पॉपुलेशन है, तो आधी पॉपुलेशन होगी जो पसंद नहीं करती। अब हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 3 लोग या उससे कम, 3 या उससे कम कंज्यूमर कितने होंगे जो चॉकलेट को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आगे आपके पास <<3 > 3, ये आपको पहले निकाल लेना है। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, P0 भी आ सकता है, P1 भी आएगा, ये P2 भी आएगा और ये P3 आ गया। अब ये जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि टोटल तो 100 इन्वेस्टिगेटर हैं। ये वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो ये रिपोर्ट दे रहे होंगे कि 3 या उससे कम जो कंज्यूमर हैं वो चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो P0 का मतलब हो जाएगा 10C0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर 1 आएगा और इधर 9, फिर 10C2,
फिर 10C3, तो इसमें देखो 1/2 की पावर तो 10 सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी बन जाएगी, इसमें भी बन जाएगी, इसमें भी बन जाएगी, तो इसको तो आप बाहर निकाल दो। अंदर यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमने बाहर निकाल ही दिया, तो यहाँ तो आ गया 1। 10C1 का मतलब 10 हो गया, ये तो बाहर आ ही गया। 10C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 और 9 90 45 आ जाएगा ये। 10C3 को सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू में 2, ये आ जाएगा 120। तो ये आ गया 1/2 की पावर 10 इंटू, इनको ऐड करो, 5 और 1 6, 2 4 6 और 1 7 और 1 176/2 ये तो आ गई आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमें जो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर कितने टोटल हैं 100, और जो प्रोबेबिलिटी आई है इससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 17600 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अपने आंसर को छोड़ देना। नेक्स्ट में कहता है कि 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स। 6 डाई को हम 729 बार फेंकते हैं, तो 729 का रोल बाद में देंगे अभी। अभी हम 6 डाइस फेंक रहे हैं तो n की वैल्यू तो है 6। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट दैट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो ए 5 और 6। अब सक्सेस क्या है यहाँ पर, सक्सेस में या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो ये 2 नंबर हुए, यानी 2/6 यानी 1/3, और क्यू कितना हो जाएगा 2/3, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर एटलीस्ट 3 डाइस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एटलीस्ट 3 का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, और बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 729 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, क्योंकि 3 तो इसके अंदर आपको लेना ही है। तो 3 से पहले जितनी रह गई, कौन सी रह जाएंगी, 0 1 2। ठीक है, इसको आप माइनस कर देंगे, 0 1 और 2। P0 की वैल्यू आ जाएगी 6C0 और 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 6, 6C1 1/3 की पावर 1, 2/3 की पावर 5, 6C2 1/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 4। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2/3 की पावर 6 रह गया यहाँ पर। 6C1 6 हो जाएगा और ये 3 का 3 रहेगा नीचे, और 2/3 की पावर 5 हो गया, प्लस 6C2 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15, और नीचे आ जाएगा 9 आपके पास ये, और 2/3 की पावर रह गया 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 64, और 3 की पावर 6, ये हो जाएगा 3 3 होते 27, 27 का स्क्वायर करोगे 729। ये 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 ती 18 19, यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 को 15 से मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, 16 और 8 24। इन सबको ऐड करके 4 और 2 6, 6 9 15, 15 4 19, बचा 1 2 3 4। 729 माइनस दिस, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गए 2। ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, तो 729 को मल्टीप्लाई कर देना 233 डिवाइडेड बाय 729 से, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 233। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ
shooter getting a target is 3/4. So how many minimum number of times must he or she fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99? एक शूटर है, वो टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। अब वो कितनी बार उसको हिट करे कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0.99 हो। यानी यहाँ आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इज मोर देन 0.99। अब यहाँ से आपको n फाइंड करना है कि कितनी बार वो हिट करेगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये आएगा 99/100। NC 0, P आ गया आपके पास 3/4, ये आ जाएगा 1/4। इस 1 को उधर ले जाओगे, इधर से रह जाएगा माइनस, ये भी 1, ये भी 1, 1/4 की पावर n रह गया, और ये आ जाएगा 99/100 -1। तो ये हो गया -1/4 की पावर n। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -1/100। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके पास 1/4n लेस देन 1/100। अब ऊपर दोनों में 1 1 है, तो आप इसको रेसिप्रोकल भी कर लो। रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब 4 की पावर देख लो कि वो 100 से ज़्यादा कब आती है। तो 4 की पावर 3 अगर करते हैं तो 64 हो जाती है, और 4 की पावर 4 करते ही वो 100 से ज़्यादा यानी 256 हो जाएगी। तो देयरफॉर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, कि कम से कम 4 हो सकता है या 4 से ज़्यादा, आप उसको जितना मर्जी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117। कह रहा है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। मीन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NP, और वेरिएंस होता है NPQ। इसकी वैल्यू 15 है, और कह रहा है ये सम SOM वाला सम ही है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 117, यानी इनके स्क्वायर का अगर हम सम करें NP स्क्वायर और NPQ स्क्वायर, ये दिया है 117। तो डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पता करने का मतलब है कि आपको n पता करना है, आपको p पता करना है, q पता करना है। ठीक है, इनकी वैल्यू मिल गई तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो। अब यहाँ से देखो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें से NP कॉमन निकाल दो, 1 + q बचेगा। यहाँ से n² p² कॉमन निकाल दो, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा q²। अब NP की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, NP की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आएगी 15/1 + q, और यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना, तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, नीचे आ जाएगा 1 + q का स्क्वायर इंटू में 1 + q² इक्वल्स टू 117। अब इसको सॉल्व करके आप पहले q निकाल लो। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा, और ये 225 q² हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 117 और 1 + q का होल स्क्वायर। वन + q² प्लस में 2q। ये हो गया। अब इन सबको एक तरफ इकट्ठा करो। यहाँ 225 q² है, इसको यहाँ लाके माइनस करो तो 15 में से 7 8, 11 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गए 1, ये हो गया। इसको इधर लाएंगे 2 3 4, इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे तो ये 108 आएगा। इसमें से आप 4 3 7 2 9, 9 कॉमन निकाल लो। 9 पर इसको करेंगे तो 12 ने में 108 होते हैं, 12 आ गया यहाँ पर। इधर 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 6 54, इधर भी 12 आ जाएगा।
दो भी और कॉमन निकल जाएगा, 6, यहाँ 13 और यहाँ पर भी 6। अब 36 के फैक्टर कर लो जिससे आपके पास 13 आ जाए। तो 36 के फैक्टर करेंगे, 13 आएगा 9 और 4 पर। तो ये आ गया आपके पास 6q² माइनस 9q माइनस 4q प्लस 6। 3q कॉमन निकाल लो, 2q माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल दो, 2q माइनस 3। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको यहीं पर कर लेते हैं। चलो इसको फर्स्ट डाल के छोड़ दो। q की वैल्यू एक तो आएगी आपके पास 3/2 और दूसरी आएगी 2/3। q की वैल्यू 2/3 और 3/2। अब हमें पता है कि जो p होता है 3/2, 3/2 आएगी तो वो तो वैलिड रहेगी नहीं क्योंकि ये 1 से ज़्यादा होगी, तो इसको तो छोड़ दो। अब ये हमें पता है कि जो p और q होते हैं उनका सम 1 के बराबर होता है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 आ गई। p भी आ गया, q भी आ गया। अब उसको पुट कर दो आप फर्स्ट में, उससे आपके पास n आ जाएगा, n इंटू 1/3 इक्वल्स टू 15, 1 प्लस q यानी 2/3। तो ये इधर चला गया, 3 और 2 5, 5 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 27। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तुम्हारा q प्लस में p की पावर n होता है। तो q हमारे पास आया 2/3, p 1/3, इसकी पावर 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है परफेक्ट क्यूबिक डाइस इज थ्रोन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम इन सेट ऑफ 8। एक क्यूबिक डाइस है, ठीक है, उसको हमने 8 सेट के अंदर फेंकना है, मतलब टोटल 8 बार हमें थ्रो करना है। द अकरेंस ऑफ 5 और 6 इज कॉल्ड ए सक्सेस। जो 5 और 6 जो है वो हमारी सक्सेस है। तो p आपके पास, n आपके पास 8 हो गया और p आपके पास 5 या 6, 5 या 6 मतलब 2 नंबर हो गए, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6 यानी 1/3। तो q हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो अब कहता है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द सेट वुड यू एक्सपेक्ट 3 सक्सेस। तो आपको यहाँ पर ये जो आंसर है ना, ये फ्रैक्शन के नाम निकाल कर आपको उसमें निकाल देना है, परसेंटेज में निकाल देना है जब ये प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना है। तो 8c3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर होगी 5। 8c3 को सोल्व करेंगे, 876, नीचे 3 फैक्टोरियल बचेगा खाली, 1/3 का मतलब आ गया 1/27 और 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 27 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 7 63, 9 दुनिया 18 और 6 24। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो इससे ये कैंसिल। 8 7 जब 56, 56 को आप 32 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 12, 2 पंजे 10 और 6 3 18, 18 10 28 और 1 29, 5 3 15 और 1 16। तो ऊपर तो आ गया आपके पास 1692, नीचे 243 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 दूनी 14 और 3 17। ये आएगा 6561। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो बस ये हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ये प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 169200 को डिवाइड कर लेना है 6561 से। इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1692, थोड़ा मल्टीप्लाई यहाँ गड़बड़ हो रहा है हमारा, 2 6 12, 2 पंजे 10 28, यहाँ पर आएगा 17। ठीक है, यहाँ पर 17 आएगा, तो 17 को डिवाइड करना है हमें, तो उसको डिवाइड करके वैल्यू आ रही है आपके पास 27.31। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 डाइस आर रोल्ड 12 टाइम्स। 2 डाइस को हम 12 बार थ्रो कर रहे हैं, मतलब n तो आपके पास 12 हो गया। Obtain the mean and variance of the distribution of success if getting a total greater than 4 is considered a success। जो टोटल आ रहा है दोनों डाइस पर, वो 4 से जो ज़्यादा आ रहा है वो सक्सेस है। अब 4 से ज़्यादा टोटल निकालने की बजाय आप इसमें 4 से या
4 से कम या 4 जो टोटल आ रहा है वो निकाल लो। आप क्यू निकाल लो। क्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये आपको छोटा पड़ेगा बजाय ग्रेटर देन 4 निकालने के। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा, एक तो 1 1 आ गया, एक 1 2 आ गया और एक 1 3 आ गया। 4 तक ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सक्सेस में 4 से ज़्यादा है, तो 4 से कम या 4 के बराबर फेलियर हो गया। तो उसके अलावा 2 वाले में आ जाएगा 2 1, 2 2 आएगा, 3 वाले में 3 1 आएगा। तो ये 6 इवेंट बनेंगे जिसमें 4 या 4 से कम आ रहा है। तो 6/36 यानी 1/6। तो सक्सेस क्या होगी, 1 में से इसको माइनस कर दो यानी 5/6। अब क्या पूछ रहा है आपसे, मीन एंड वेरिएंस। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला सीधा n इंटू पी लगाओ। 12 इंटू में p कितना है 5/6, ये 10 आ जाएगा। और वेरिएंस एन पी क्यू होता है, तो 12 इंटू में 5/6 इंटू में 1/6, तो 6 दूनी 12, 2 3 6, ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारा ये सेकंड पार्ट है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।